साल था 1987। समुद्र के उस पार श्रीलंका की उमस भरी हवा में बारूद की गंध घुल चुकी थी। उत्तर के घने जंगलों और जाफना की तंग गलियों में हर परछाई शक में बदल चुकी थी। जहरीले सांप बिच्छू तो थे ही, लेकिन असली खतरा उन अदृश्य बंदूकों से था जो हर मोड़ पर मौत बनकर घात लगाए बैठी थी। इसी आग के दरिया में उतर रहे थे भारत के जांबाज इंडियन आर्मी के सैनिक। नाम था शांति मिशन, लेकिन जमीन पर शांति नहीं, युद्ध उनका इंतजार कर रहा था। जुलाई 1987 में हुए समझौते के बाद भारत ने सेना भेजी थी। उम्मीद थी कि तमिल विद्रोही हथियार डाल देंगे, तनाव कम हो जाएगा और श्रीलंका में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन हालात ने अचानक करवट ले ली। जिनसे हथियार लेने थे वही मोर्चे पर खड़े हो गए। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, जिन्हें दुनिया LTTE के नाम से जानती है। उनका नेता वेलुपिल्लई प्रभाकरण था। जाफना, जिसे कभी सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता था, अब गोलियों की गूंज से कांप रहा था। भारतीय सैनिक घर घर तलाशी ले रहे थे। छतों से स्नाइपर फायर आ रहा था और हर गली एक भूल भुलैया बन चुकी थी। ऑपरेशन पवन नाम में हवा की तेजी थी, लेकिन जमीनी सच्चाई बारूद की आंधी थी। श्रीलंकाई सरकार को भरोसा था कि भारत हालात संभाल लेगा। भारत को भरोसा था कि समझौता टिकेगा। पर कुछ ही हफ्तों में साफ हो गया, यह मिशन अब शांति स्थापना नहीं, पूर्ण युद्ध में बदल चुका है। भारतीय सेना, जिसने सियाचिन की जमा देने वाली ऊंचाइयों पर भी अपने साहस की मिसाल कायम की थी, यहां एक बिल्कुल अलग तरह की लड़ाई लड़ रही थी। गुरिल्ला युद्ध, घात लगाकर हमले, बारूदी सुरंगें और ऐसी जमीन जहां दुश्मन कम दिखाई देता था लेकिन वार ज्यादा करता था। अक्टूबर 1987 में जाफना विश्वविद्यालय के आसपास हुई भीषण झड़पों ने साफ कर दिया कि यह मिशन आसान नहीं होने वाला था। भारतीय सैनिक लगातार वीरगति को प्राप्त हो रहे थे। रणनीतियां बदली जा रही थी और धीरे धीरे यह सवाल उठने लगा, क्या यह मिशन अनुमान से कहीं अधिक जटिल था? ऑपरेशन पवन आखिर था क्या? एक शांति प्रयास कैसे युद्ध में बदल गया? ये कहानी है उसी ऑपरेशन की जहां इरादे शांति के थे, लेकिन रास्ता खून से होकर गुजरा। कहानी शुरू होती है 1983 से। उस वक्त श्रीलंका दो बड़ी पहचान में बंटा हुआ था, तमिल समुदाय और मेजॉरिटी सिंहली समुदाय। भाषा अलग, संस्कृति अलग और राजनीति भी अलग। बहुसंख्यक होने की वजह से सरकार पर सिंहली नेताओं का दबदबा था। इसी कारण तमिल समुदाय को महसूस होता था कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, नौकरियों में, शिक्षा में और सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर। फिर जुलाई 1983 आया। एक घातक हमले में LTTE ने श्रीलंकाई सैनिकों को बेरहमी से मार डाला और उसके बाद जो हुआ उसे इतिहास ब्लैक जुलाई के नाम से जानता है। देश भर में तमिलों के खिलाफ हिंसा भड़क उठी। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों बेघर हो गए। यहीं से श्रीलंका सीधे गृह युद्ध की ओर बढ़ गया। इसी दौर में LTTE का नाम पूरे देश में गूंजने लगा। वे खुद को तमिलों का रक्षक बताते थे। उनका मकसद था तमिलों के लिए एक अलग देश तमिल ईलम बनाना। 1983 से 1986 के बीच हालात और बिगड़ते चले गए। श्रीलंकाई सेना और LTTE के बीच लगातार झड़पें होती रही। नागरिक बीच में पिस रहे थे, चाहे वे तमिल हों या सिंहली। धीरे धीरे LTTE ने जाफना पर मजबूत पकड़ बना ली। वहां उनका प्रभाव इतना बढ़ गया कि वे खुलेआम ट्रेनिंग कैंप चला रहे थे, टैक्स वसूल रहे थे और अपना अलग ही संविधान तक बना लिया था। श्रीलंकाई सरकार कई मोर्चों पर कमजोर पड़ती जा रही थी। देश थक चुका था, आर्थिक हालात गिरते जा रहे थे और खून खराबा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। LTTE का साफ ऐलान था, या तो अलग तमिल राष्ट्र मिलेगा या फिर लड़ाई जारी रहेगी। पूरा द्वीप जल रहा था, मगर दुनिया के बड़े नेता अपनी ही दुनिया में बिजी थे और भारत अब इस आग से खुद को अलग नहीं रख सकता था। यहीं से आगे बढ़ती है कहानी, कैसे भारत इस संघर्ष में शामिल हुआ और कैसे शांति मिशन धीरे धीरे एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन में बदल गया। मामला साफ था, दुनिया के बड़े देशों के लिए श्रीलंका बस एक छोटा सा द्वीप था, लेकिन भारत के लिए वह एक पड़ोसी देश था और पड़ोस में लगी आग को अनदेखा करना आसान नहीं होता। तमिलों और सिंहलियों के बीच बढ़ती लड़ाई का असर भारत तक पहुंचने लगा था। इधर श्रीलंका से सटे तमिलनाडु में तमिलों के लिए लोगों का दिल भी धड़क रहा था। हजारों शरणार्थी भारत आ चुके थे। हालात अगर और बिगड़ते तो उसका असर सीधा भारत की सुरक्षा पर पड़ सकता था। यह सच है कि LTTE तमिल ईलम नाम के अलग देश की मांग कर रहा था, लेकिन यह कहना सही नहीं है कि उस प्रस्तावित देश में तमिलनाडु को शामिल करने की कोई आधिकारिक प्लान थी।
उनकी मांग श्रीलंका के उत्तर और पूर्वी इलाकों तक ही सीमित थी। फिर भी भारत के लिए यह मुद्दा बेहद संवेदनशील था, क्योंकि अलगाव की आग सीमा पार भी असर डाल सकती थी। इसी बढ़ते तनाव के बीच जुलाई 1987 में एक बड़ा फैसला लिया गया। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति JR जयवर्धने ने इंडो श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य था श्रीलंका में शांति बहाल करना, तमिलों को राजनीतिक अधिकार देना और LTTE सहित तमिल उग्रवादी संगठनों से हथियार डलवाना। लेकिन एक बड़ी कमी रह गई। इस बैठक में LTTE को शामिल नहीं किया गया था। LTTE प्रमुख वेलुपिल्लई प्रभाकरण को यह पूरा समझौता एक्सेप्ट नहीं था। उन्हें लगा कि उनके फ्यूचर का फैसला उनकी भागीदारी के बिना ही कर लिया गया। यहीं से अविश्वास की खाई और गहरी हो गई और वही शांति समझौता आगे चलकर संघर्ष की नई भूमिका बन गया। इसके तहत भारत ने अपनी सेना भेजी। नाम दिया गया इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। शुरुआत में सब कुछ उम्मीद जैसा लग रहा था। IPKF जाफना पहुंची। कैंप बना पलाली एयरबेस पर। यहीं से ऑपरेशन कंट्रोल होता था। यहीं से जाफना और श्रीलंका के बाकी हिस्सों से संपर्क बना रहता था। निर्देश साफ थे, श्रीलंका की सरकार की तरफ से युद्ध नहीं लड़ना है, बल्कि तमिल उग्रवादियों से हथियार शांतिपूर्वक जमा कराने हैं। लेकिन जमीन पर कहानी फिर बदल गई। LTTE ने कुछ समय के लिए हथियार डालने का संकेत दिया, फिर अचानक हालात बिगड़ गए। विश्वास टूट गया, बातचीत रुक गई। जाफना यूनिवर्सिटी, जो पढ़ाई का केंद्र होना चाहिए था, धीरे धीरे LTTE की गतिविधियों का अहम ठिकाना बन गई। वहीं से प्लान बनते, वहीं से मूवमेंट कंट्रोल होता और वहीं से शहर पर पकड़ मजबूत की जाती। भारत ने सोचा था कुछ हफ्तों में हालात संभल जाएंगे, लेकिन आगे आने वाले महीनों में IPKF और LTTE के बीच जो टकराव हुआ वह सीधे सीधे युद्ध में बदल गया। और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन पवन का असली अध्याय। 11 अक्टूबर 1987। रात गहरी थी, लेकिन हालात उससे भी ज्यादा गंभीर। इंडियन इंटेलिजेंस को इनपुट मिला कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के टॉप कमांडर जाफना में एक अहम बैठक करने वाले हैं। अगर यह जानकारी सही थी तो यह बड़ा मौका था। प्लान बनाया गया। ऑपरेशन पवन के तहत उस बैठक को निशाना बनाया जाएगा। मकसद साफ था, LTTE के टॉप लीडरशिप को एक ही झटके में खत्म करना, ताकि उनकी कमर ही टूट जाए। इसके लिए चुने गए पैरा कमांडो, करीब 100 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन्ड कमांडो, जो मुश्किल हालात में दुश्मन की जमीन पर रात के अंधेरे में ऑपरेशन कर सकते थे। बैकअप में 13वीं सिख लाइट इन्फेंट्री के जवान भी तैयार रखे गए। मिशन था हेलीकॉप्टर से जाफना यूनिवर्सिटी के पास उतरना, कमांडरों को घेरना और ऑपरेशन खत्म कर वापस लौटना। सुनने में आसान, लेकिन जमीन पर यह बेहद जोखिम भरा था। रात लगभग 1 बजे भारतीय वायुसेना के Mi-8 हेलीकॉप्टर अंधेरे आसमान में उड़ान भर चुके थे। लाइट्स बंद, नीची उड़ान करीब 200 मीटर, ताकि दुश्मन को भनक न लगे। कमांडो उतरने को तैयार थे। जाफना यूनिवर्सिटी का इलाका नजदीक आ रहा था। नीचे उतरते ही पहले दस्ते को ड्रॉप जोन सुरक्षित करना था, ताकि बाकी टुकड़ियां सुरक्षित उतर सकें। लेकिन जैसे ही कमांडो रस्सियों के सहारे नीचे उतरने लगे, कुछ गड़बड़ हो चुकी थी। जमीन से फायरिंग शुरू हो चुकी थी। पहली गोलियों की आवाज हेलीकॉप्टर के शोर में दब गई, लेकिन जब नीचे उतरे सैनिकों ने दूसरे हेलीकॉप्टर को सिग्नल देने की कोशिश की, तभी तेज और सटीक फायर उनकी तरफ बरसने लगा। यह साफ था, दुश्मन तैयार बैठा था। घात लग चुकी थी। जो ऑपरेशन अचानक और गुप्त होना था, वह अब खुली मुठभेड़ में बदल रहा था। और यह तो बस शुरुआत थी। आगे की कुछ मिनट भारतीय सेना के लिए सबसे कठिन साबित होने वाली थी। नीचे हालात बिगड़ चुके थे। दूसरी खेप लेकर आए हेलीकॉप्टरों को साफ दिखाई ही नहीं दिया कि उतरना कहां है। जमीन से फायर हो रहा था, लेकिन अंधेरे और शोर में पोजीशन समझना मुश्किल था। करीब 50 से ज्यादा कमांडो वापस लौटने पर मजबूर हुए। जब वे फिर लौटे, इस बार गोलियां सीधे हेलीकॉप्टरों पर बरस रही थी। Mi-8 की बॉडी में तो बड़े बड़े छेद हो गए। एक पायलट घायल भी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। किसी तरह कमांडो को नीचे उतार दिया। रस्सियों से उतरते समय अफरा तफरी थी। नीचे गोलियां चल रही थीं। ऊपर से समय हाथ से फिसल रहा था। जो ऑपरेशन तेज वार कर खत्म होना था, वह अब खुली जंग बन चुका था। जैसे ही भारतीय कमांडो आगे बढ़े, 3 तरफ से फायर शुरू हो गया। LTTE पहले से तैयार बैठा था। पहली लहर बिखर चुकी थी। अब जमीन पर सीमित संख्या में कमांडो थे और उनके सामने दुश्मन पूरी तैयारी के साथ। धीरे धीरे साफ हो गया, ये घात थी।
एलटीटी ने जाफना यूनिवर्सिटी और आसपास के इलाके को किले में बदल दिया था। छतों पर स्नाइपर, गलियों में मशीन गन और हर एंगल से क्रॉस फायर। अब यह 15 से 20 मिनट का ऑपरेशन नहीं था, यह 22 घंटे लंबी लड़ाई में बदल चुका था। इतिहास बताता है कि इस कार्रवाई में पैरा कमांडो और 13वीं सिख लाइट इन्फेंट्री सहित कुल 30 से अधिक भारतीय सैनिक शहीद हुए, कई घायल हुए। दुश्मन को भी नुकसान हुआ, लेकिन मिशन अपने मेन टारगेट तक नहीं पहुंच पाया। एक बात धीरे धीरे सामने आई, एलटीटी को शायद पहले से भनक थी। कैसे? क्या रेडियो सिग्नल इंटरसेप्ट हुए? क्या लोकल इंटेलिजेंस लीक हुई? इस पर आज भी बहस है, लेकिन इतना तय है, दुश्मन तैयार था। यह ऑपरेशन भारतीय सेना के लिए बड़ा झटका था, न सिर्फ इसलिए कि नुकसान हुआ, बल्कि इसलिए कि शांति मिशन अब खुली जंग में बदल चुका था। और यह सिर्फ एक रात की कहानी नहीं थी। आने वाले 2 साल 1987 से 1990 तक इंडियन पीस कीपिंग फोर्स और लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के बीच लगातार टकराव चलता रहा। इस दौरान सैकड़ों भारतीय सैनिक शहीद हुए। ऑपरेशन पवन, जो शुरुआत में तेज और सीमित कार्रवाई समझा गया था, भारत के लिए एक लंबा और थकाऊ अभियान बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल उठता है, आखिर भारत ने कब और क्यों वापसी का फैसला किया, और इस पूरे मिशन का अंतिम नतीजा क्या रहा? तमिल ईलम की लड़ाई सीधी भिड़ंत नहीं थी, ये थी घात लगाकर हमला, बारूदी सुरंगें, भीड़ में घुल जाना और फिर अचानक गोलियां बरसाना। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम की सबसे बड़ी ताकत यही थी, वो इलाके को जानते थे, लोकल सपोर्ट था, और सबसे खतरनाक बात, उन्हें मौत का डर कम था। वे इसे अपनी जमीन की लड़ाई मानते थे। भारतीय जवान खुले युद्ध के लिए तैयार थे, लेकिन यहां दुश्मन सामने खड़ा नहीं होता था। वह दिखता तब था जब गोली चल चुकी होती थी। 1987 से 1990 तक चले इस अभियान में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार करीब 1200 से ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद हुए, 3000 से अधिक घायल हुए। ये संख्या सिर्फ आंकड़े नहीं है, हर संख्या के पीछे एक परिवार था, एक कहानी थी। कई सैन्य विशेषज्ञ आज भी मानते हैं ऑपरेशन पवन भारत के लिए सबसे जटिल और कठिन विदेशी सैन्य अभियानों में से एक था। जनता शायद इसे उतना याद नहीं रखती, लेकिन जिन सैनिकों ने वहां लड़ाई लड़ी, उनके लिए वह दौर आज भी जिंदा है। उधर श्रीलंका में सिविल वॉर चलता रहा। भारत ने 1990 में अपनी सेना वापस बुला ली, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई। आखिरकार 2009 में श्रीलंकाई सेना ने एलटीटी लीडर वेलुपिल्लई प्रभाकरण को मार गिराया। इसके साथ ही इस संगठन का भी अंत हो गया। तमिल ईलम का सपना वहीं टूट गया। लेकिन इस पूरी कहानी की कीमत सिर्फ श्रीलंका ने नहीं चुकाई। 1991 में भारत ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को खो दिया, एक आत्मघाती हमले में, जिसे एलटीटी से जोड़ा गया। इतिहास ने जैसे एक दर्दनाक चक्र पूरा किया। ऑपरेशन पवन, क्या यह हार थी या एक कठिन सबक? यह मिशन भारत के लिए आसान नहीं था। यह वह जंग थी जहां इरादा शांति का था, लेकिन रास्ता गोलियों से होकर गुजरा। अब सवाल आपसे, क्या भारत को उस वक्त श्रीलंका में दखल देना चाहिए था, या हालात को और तरीके से संभाला जा सकता था? कमेंट में जरूर बताइए।